तीन गरीब काली बहू के जादुई हीरे के बाल। अरे मेरी बच्चियों, तुम जानती हो मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारी शादी की है। तुम्हारा दहेज इकट्ठा करने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे जाकर अपना घर अच्छे से संभालोगी बच्चों। पिताजी, मैं जानती हूँ कि हम तीनों बहनों की सांवली रंगत की वजह से कोई हमें पसंद नहीं कर रहा था और हमारी शादी करने के लिए आपने खूब सारा दहेज दिया। पिताजी, लोगों को गोरे लोग ही क्यों पसंद आते हैं? हम जैसी सांवली रंगत वाले लोग भी तो अच्छे होते हैं। मेरी प्यारी बेटियों, तुम तीनों बहुत समझदार हो। चिंता मत करो, तुमने बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत सोच समझ कर किया है बेटा। तुम तीनों बहुत खुश रहोगी। दुर्गेश अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद नीलम, रूपा और सीता अपने ससुराल में अपना गृह प्रवेश करते हैं। ससुराल में पहुंचने के बाद सभी लोग उनसे बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो तीनों बहनें एक्सपायरी शैम्पू से नहा लेती हैं। अरे ये क्या, मेरे सारे बाल कैसे झड़ गए? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है। जिस शैम्पू से हम तीनों नहाए हैं वो एक्सपायरी हो चुका है, इसलिए हमारे बाल झड़ गए हैं। वो तीनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। जैसे ही उनकी ये हालत माधुरी देखती है तो वो कहती है, अरे ये क्या, तुम तीनों के बाल कहाँ चले गए? रूपा अपनी सास को एक्सपायरी शैम्पू के बारे में बताती है, जिसके बाद माधुरी अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। देखते ही देखते अब ये तीनों घर से बाहर भी निकलना बंद कर देती हैं। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा बहू? कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। क्यों ना तुम तीनों खुद का पार्लर खोलो। आप बिल्कुल सही कहती हो माँ जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। माधुरी अपने तीनों बेटों से पैसा लेकर नीलम, रूपा और सीता का पार्लर खुलवा लेती है, जिनके पार्लर में कोई नहीं आता। एक दिन उनके पार्लर के सामने से दो औरतें गुजर रही होती। अरे देखो देखो, ये वही पार्लर है जहाँ तीनों काली टकली चुड़ैल रहती हैं। अरे बहन, आहिस्ता बोलो, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा कहकर शर्मिला सावित्री को वहां से ले जाती है। वहीं पार्लर के अंदर नीलम, सीता और रूपा तीनों बहनें ये सब सुन लेती हैं। आखिर सब लोग हमारा इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? इससे अच्छा होता कि हम तीनों बहनें मर जाती। जिसे जो कहना है कहने दो, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तभी कॉल आती है। हेलो माँ जी, कहिए, कुछ कहना था क्या आपको? अरे बहुओं, जल्दी से अभी के अभी घर लौटाओ, अनर्थ हो गया। इतना कहकर माधुरी रोते हुए फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद रूपा, नीलम और सीता तीनों घबरा जाती हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग औरत मिलती है। बेटा, मेरी मदद कर दो, जरा मेरा ये सारा सामान मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। वो तीनों बहनें बहुत दयालु होती हैं और चुपचाप सारा सामान बूढ़ी औरत की झोपड़ी तक पहुंचा देती हैं। तुम तीनों ने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत तीन छोटे छोटे हीरे नीलम, सीता और रूपा को दे देती है। बेटियों, ये कोई मामूली हीरे नहीं है। सही समय आने पर तुम इन तीनों हीरो को निगल जाना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत अपनी कुटिया में चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों अपने घर लौटती हैं। अरे बहू, अनर्थ हो गया, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो गई। ये सुनते ही उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद में तीनों रोने लगती हैं। तभी रूपा की नजर उसके हाथ की तरफ पड़ती है, जिसमें बूढ़ी औरत का दिया हुआ हीरा होता है। अरे ये तो वही हीरा है, अब मैं इसका क्या करूं? ऐसा सोचकर रूपा उस हीरे को निगल जाती है। देखते ही देखते उसके गंजे सिर पर हीरे के बाल उगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा का काला रंग गोरे रंग में बदल जाता है। इसका मतलब ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई हीरे थे और उन बूढ़ी औरत को हमारे आने वाले कल के बारे में सब पता था। सही कहा तुमने, चलो हम भी इन हीरो को निगल जाते हैं। नीलम और सीता भी अपने अपने हीरो को निगल जाती है, जिसके बाद उनके भी गंजे सिर पर अचानक से हीरो के बाल उगाते हैं और जैसे ही वो तीनों अपने बालों को हाथ लगाती, उनके बालों में से हीरे निकलकर जमीन पर गिरने लगते। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों काली से गोरी हो जाती हैं। अरे बहू, ये सब क्या है? ये तो एक चमत्कार से कम नहीं। तुम्हारे सर के मामूली बाल अचानक से हीरो में कैसे बदल गए? नीलम, रूपा और सीता अपनी सास को पूरी घटना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर माधुरी बहुत खुश होती है।
ये सब तुम्हारी अच्छाइयों के कारण हुआ है। कम से कम अब हमारा ये घर नीलाम होने से तो बच ही जाएगा। माधुरी और उसकी तीनों बहू मिलकर हीरे इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वो सारे हीरे विवेक, राघव और राहुल को दे देती हैं। आप लोग इन हीरो से जितना भी नुकसान हुआ है उन सभी की भरपाई कर देना। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि मेरी पत्नी के हीरे के बाल हैं। राघव के इतना कहते ही तीनों बहनें बालों पर हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे झड़कर नीचे गिर जाते हैं। अरे वाह, ये हमारी पत्नी नहीं साक्षात देवी का रूप बनकर इस घर में आई है। इन तीनों ने तो हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। राहुल, राघव और विवेक तीनों मिलकर हीरो को बेच देते हैं, जिसकी कीमत उन्हें बहुत सारी मिल जाती है और वो अपनी कंपनी को डूबने से भी बचा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनकी कंपनी फिर से शुरू हो जाती है। पहले हमारे पार्लर में कोई नहीं आता था। जब से गांव वालों को पता चला कि हमारे हीरो के बाल हैं, तब से गांव की हर औरत हमारे पार्लर में आना चाहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने पार्लर की रेनोवेशन करवा लें। सही कहा, जितना सुंदर पार्लर उतनी ही ज्यादा आमदनी। ऐसा कहकर वो तीनों बहनें अपने बालों में हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे झड़कर निकल आते हैं और वो अपने हीरो की मदद से अपने पार्लर को और बड़ा और सुंदर बनवा लेती हैं। जिसके बाद गांव की सभी औरतें उनके पास आना शुरू हो जाती हैं। सभी परेशानियां ठीक तो हो गई, लेकिन हमारे पिताजी का क्या? हमारी सांवली रंगत की वजह से पिताजी ने अपने खेत भी बेच दिए थे और अपना घर भी। और उन पैसों से उन्होंने हम तीनों बहनों के लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा किया, जिसके चलते हमारी शादी हुई। अब हमें पिताजी की मदद करनी चाहिए। नीलम के ऐसा कहने के बाद तीनों बहनें अपने बालों में हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे निकलकर झड़ जाते हैं। वो तीनों मिलकर सारे हीरे इकट्ठा करती हैं और उन हीरो की मदद से अपने पिता के खेत और उनका घर खरीद लेती हैं। पिताजी, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। तीनों बहनें मिलकर अपने पिता को उनके घर ले आती हैं। मुझे पता था एक दिन मेरी बिटिया मेरा नाम रोशन जरूर करेंगी। तुम तीनों पर मुझे गर्व है। हमेशा खुश रहना मेरी बेटियों। उस दिन के बाद से उन तीनों बहनों की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और वो तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं। रात का समय होता है। बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना? इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है। मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वो अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो। खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गौरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया।
मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांगकर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है, जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ, तुम इसमें आराम से रह सकती हो। इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयां लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयां ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयां समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई, तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है। सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना। पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए, खून बहुत ज्यादा बह गया है, आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ऐ जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया
जिसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है। अरे कितनी ठंड है रे बाबा, अगर इतनी ठंड में नहाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज बिना नहाए ऑफिस जाऊंगा। जैसे ही हैरी बाथरूम से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी अनन्या उसे देखते ही कहती है, अगर आज आपने नहाने में कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भगवान, क्यों तुम मुझ पर इतने जुल्म कर रही हो? अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मैं नहा लूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जरा पानी देखो कितना ठंडा है। उई, 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 उई। अरे तो किसने कहा कि ठंडे पानी में नहाओ? अरे तुम नहाने के लिए पानी को गर्म भी तो कर सकते हो। लेकिन पानी कैसे गर्म करूं? पानी गर्म करने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना होगा। इंजीनियर होकर मुझसे ये पूछ रहे हो? खुद कोई उपाय ढूंढ लो। ऐसा कहकर अनन्या रसोई में रोटियां बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हैरी अपने बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है, अब मैं इस पानी को कैसे गर्म करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हैरी बाथटब के अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर देखता है, जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते उसे एक आइडिया आता है। अरे जब मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं इस पानी को मिनटों में गर्म कर सकता हूं, और वो भी बिजली से। हैरी एक लोहे की रॉड लेकर आता है, जिसके बाद वह उसमें बिजली के तार जोड़कर बाथटब में डाल देता है और बिजली के तारों को बोर्ड में लगा देता है। मुझे लगता है ये आइडिया बहुत जल्दी काम आएगा। जरा देखूं तो सही पानी कितना गर्म हुआ है। जैसे ही हैरी बाथटब के अंदर हाथ डालता है, उसे बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके चलते वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हाय रब्बा, ये क्या? मेरी तो कमर टूट गई। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पानी के अंदर बिजली का तार डालूंगा तो उससे मुझे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हे भगवान, मेरी तो बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई है। तभी हैरी को रोते हुए देख उसकी पत्नी अनन्या उसकी ये हालत देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हे भगवान, कैसे मर्द हो तुम? तुमसे तो नहाया भी नहीं जाता। अरे तुमसे अच्छे तो पड़ोस वाले हैं। सुबह ही उठकर अपनी पत्नियों से पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और तुम्हें तो ठंड इतनी लगती है कि तुम ठंड के चक्कर में नहाना ही छोड़ दो। हे भगवान, तूने कैसी पत्नी दी है मुझे। एक तो मेरी मदद नहीं करती, ऊपर से मुझे जबरदस्ती नहलाती रहती है। इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। अनन्या उसकी बात सुन लेती है और वह गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? अरे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे नहाने के लिए तो मत बोलो। हैरी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख अनन्या उससे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद हैरी बिना नहाए ही ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद उसके अंदर से पसीने की बदबू आती है, जिसके चलते उसके सभी दोस्त कहते हैं, क्या बात है भाई, आज नहाए धोए नहीं हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे वो तो तुम्हारे इस ब्रांडेड परफ्यूम की वजह से समझ आ रहा है। इतनी तेज महक रहा है कि क्या बताऊं। क्या कहा? परफ्यूम? लेकिन मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया। हे भगवान हैरी, तुझ में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे ये सारी बदबू तेरे शरीर के पसीने से आ रही है। अरे एक दिन नहा लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा। अरे अब तुम्हें क्या पता एक मर्द का दर्द। इतनी ठंड लगती है कि क्या बताऊं। जरूरी नहीं कि हर मर्द को दर्द नहीं होता, मुझको तो बहुत दर्द होता। हैरी का रोता हुआ मुंह देखकर उससे कोई कुछ नहीं कहता, जिसके बाद ऑफिस के सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर बैठ जाते हैं। शाम होते होते जब हैरी ऑफिस से बाहर निकलता है तो वह ठंड में ठिठुरते हुए एक नदी के किनारे से गुजर रहा होता है, जहां वह कई सारे लड़कों को नहाते हुए देखता है। हे भगवान, इन लोगों को देखकर तो मुझे ही ठंड लग रही है। ये बेचारे इतनी ठंड में, और वो भी शाम के वक्त, इस नदी के किनारे कैसे नहा रहे हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर मैं एक इंजीनियर हूँ। तभी हैरी को एक आइडिया आता है। वह पास में लगे हुए बिजली के खंभे के तार निकालता है और नदी में डाल देता है,
जिसके चक्कर में नदी में नहा रहे सभी लड़कों को एक जोरदार करंट लगता है। अरे ये तो हैरी है। हे भगवान, ये तो खुद भी नहीं नहाता और हमें भी नहीं नहाने दे रहा। एक काम करते हैं, आज इसे पकड़कर नदी में फेंक देते हैं, कम से कम इस बहाने नहाएगा तो सही। नदी में से निकलकर सभी लड़के हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर नदी के अंदर फेंक देते हैं, जिसके चलते हैरी पानी से पूरी तरह भीग जाता है और ठंड से अपने दांतों को किटकिटाने लगता है। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे कितनी ठंड हो रही है, अब मैं ऐसे घर पर कैसे जाऊंगा? एक तो मैं तुम्हारा भला सोच रहा था और तुमने मुझे ही पानी में धो दिया। अरे तुम हमारा भला कर रहे थे या तुम हमें जान से मार रहे थे? अगर तुम ऐसे बिजली के नंगे तार पानी में डालोगे तो हम जान से भी जा सकते हैं। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से हम लोग नदी में नहा रहे थे, ऊपर से तुमने हमें 440 वोल्ट का झटका दे दिया। देखो अभी भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हैं। हैरी वहां से थिरथिराते हुए निकल जाता है, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। उसकी ये दुर्दशा देखकर अनन्या हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ये क्या, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? वैसे तो तुम्हें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम बाहर से इतनी ठंड में भीगते भीगते आ रहे हो। हैरी अनन्या की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक जाता है। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने तो सारे बिस्तर भिगो दिए। अब चुपचाप यहाँ से उठो और जाकर बाथरूम में नहा लो। अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अरे तो मैं से आगे तो बढ़ो। तो मैं ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी लाकर तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगी। अरे भगवान, तुमने मेरी अनोखी जान खा रखी है। मेरे सिर पर तांडव करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ नहाने। हैरी अनन्या से ऐसा कहने के बाद बाथरूम में घुस जाता है और पूरे 1 घंटे तक ठंडे ठंडे पानी को दूर से खड़ा हुआ देखने लगता है। मुझे अपने आप को हौसला देना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को हौसला नहीं दूंगा तो फिर मैं नहा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे कोई अच्छा सा गाना गाना चाहिए। हाँ, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हे भगवान, हौसला तो मिल नहीं रहा, ऊपर से इस गाने से और ठंड बढ़ रही है। अनन्या बाथरूम के बाहर खड़ी होकर बाथरूम का दरवाजा खटखटा कर बोलती है, अरे अब गाना ही गाते रहोगे या फिर नहाओगे भी? पता नहीं कैसा पति दिया है भगवान ने जिसे नहाने से इतना डर लगता है। अनन्या बाहर बड़बड़ाते हुए ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी हैरी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और अनन्या से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहा कर ही रहूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हैरी बाहर से कुछ लकड़ी और कोयले ले आता है, जिसके बाद वह उन सभी लकड़ी और कोयले को बाथ टब के नीचे लगा देता है और लकड़ियों को जला देता है, जिसके चलते धीरे धीरे बाथ टब का पानी गर्म होने लगता है। आखिरकार अब मैं अच्छे से नहा सकता हूँ। उस दिन हैरी बाथ टब के अंदर घुसकर अच्छे से नहाता है, जिसके बाद अब उसे जब भी नहाना होता है तो वह अपने बाथ टब के नीचे ही लकड़ियां और कोयले जलाकर पानी को गर्म कर लेता है और फिर नहाता। चुरा के ले जा, भगा के ले जा, उठा के ले जा यार, मायका वायका अब ना भाई, हमें तुमसे हो गया प्यार। चुरा के ले जा, उठा के ले जा, भगा के ले जा यार, मायका वायका अब ना भाई, हमें तुमसे हो गया प्यार। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी बैल बुद्धि बेटी का? सारा दिन रील बनाने में मगन रहती है। सगाई हुई नहीं और शादी के ख्वाब सजाना शुरू कर दिया। माँ, अब फिर शुरू हो गई। जरा देखो, जब देखो अपनी भोली भाली बेटी पर तानों की बरसात करती है। आपकी बात से मेरे कानों से खून न निकल आए। आपका कचर कचर करना बंद नहीं होता। जब तुझे अपनी माँ के बोल बर्दाश्त नहीं हो रहे तो सास के ताने बाने कैसे सहेगी? वहाँ तुझे पका पकाया खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी रील की दुनिया से बाहर आ और अपनी जिम्मेदारियों को समझना सीख। आज तेरी सगाई है और बहुत जल्दी शादी। माँ, अब आपकी बेटी पराई होने वाली है। कम से कम अब तो मुझे कामचोरी का ताना मत दो। अपनी कामचोर बेटी का मेलो ड्रामा देखकर माँ बेचारी चुप हो जाती है और कीर्ति की सगाई प्रेम के साथ हो जाती है। माँ, मैं तो बुरी थक गई। ये सगाई और शादी के सफर के बीच बेचारी एक लड़की को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेरी कामचोर बेटी,
ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ना पड़ गया तुझे? सगाई का सारा कामकाज तो तेरी माँ ने अकेले संभाला है। मजाल है जो तूने एक तिनका तक उसकाया हो। बस लीपा पोती करके रीले बनाने में मगन थी। अगर ऐसे ही तेवर रहे ना तो तेरी सास तुझे ससुराल से बाहर का रास्ता दिखा देगी। माँ, आपकी कीर्ति ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। एक बार बस मुझे बहू बनकर ससुराल तो जाने दो। आखिर कामचोर कीर्ति के दिमाग में कौन सी खुराफाती की खिचड़ी पक रही थी, ये तो बहू बनने के बाद ही पता चलेगा। दिन गुजरते जाते हैं और शादी का दिन आता है। दुल्हन के जोड़े में सजी धजी कीर्ति अपने ही धुन में गुनगुना रही थी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। अरे मेरी बैल बुद्धि बेटी, बारात दरवाजे पर आ चुकी है और तू यहाँ मुजरा करने में मगन है। क्या बारात आ गई? फिर एक आखिरी गाना तो बनता है। राजा की आई है बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, मगन मैं नाचूंगी। अरे बस कर कीर्ति, और अब चल, शादी का मुहूर्त शुरू हो चला है। कीर्ति अपनी माँ के साथ नीचे चली जाती है, जिसके बाद शादी शुरू होती है। अरे ये इतने सारे लोग शादी में शरीक कैसे हो गए, जबकि सगाई में तो गिने चुने लोग ही थे। खैर छोड़ो। बस भगवान, इससे पहले कि मेरी कामचोर बेटी मंडप में ही मुजरा करने की कारिस्तानी करे, जल्दी से ये शादी हो जाए। कुछ ही देर बाद कीर्ति की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो गाने बाजे और बारात के साथ ससुराल आती है और अपने ससुराल के बड़े परिवार से अनजान बहू बोलती है। अरे आप सभी तो बड़े बेशरम बाराती है। शादी समाप्त हो गई, अब अपने घर जाइए। अरे बहू, तू गलत समझ रही है। ये सभी बाराती नहीं, तेरे ससुराल वाले हैं। ये सभी सगाई में नहीं आ सके थे। मैं तुझे सभी से परिचय कराती हूँ। ये है तेरे जेठ और जेठानी, जतिन और ज्योत्सना, और ये तेरे ससुर, और ये तेरे देवर दक्ष, और ये तेरी ननद और नंदोई, कमलेश और नीलिमा। बस यही है हमारा घर परिवार। माँ जी, इसे घर परिवार नहीं बल्कि जिला घोषित कर देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था मेरे ससुराल में दुनिया भर के लोग समाये हैं, और ये इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली क्या कम थी जो ये नल्ले नंदोई जी ससुराल में घर जमाई बनकर जम गए। इसी के साथ ननद भाभी के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। आपने मेरे पति को नल्ला कहा। मैं इस घर की बेटी हूँ, इस नाते ये मेरा और मेरे पति का भी बराबर का हक है, समझी ना? ये आपका ससुराल है मगर मेरा मायका, इसलिए इस तेवर को कीजिए ताले में बंद और जुबान पर तहजीब लगाइए। ननद के तीखे बोल सुनकर कामचोर बहू पिनकते हुए पांव पटककर कमरे में आकर फुसफुसाने लगती है। माँ ने मुझे जानबूझकर मेरे ज्वाइंट ससुराल वाले के बारे में नहीं बताया था। कोई बात नहीं, मुझे तो पता है कि अब मुझे क्या करना है। रात बीतती है और नया सवेरा होता है, जिसके बाद कामचोर बहू किचन में कदम रखती है। अरे नहीं बहू, बड़ी देर लगा दी तूने आने में। अब बिना देर किए सभी के लिए चाय बना ले। और याद रखना देवरानी जी, तुम्हारे जेठ जी तेज चीनी की चाय पीते हैं और छोटे देवर जी कॉफी पीते हैं और ननद नंदोई जी कड़क चाय पीते हैं और सासू माँ और ससुर जी मधुमेह के मरीज हैं, इसीलिए उनके लिए फीकी चाय बनाना। क्यों जेठानी जी, आप रसोई में नहीं रुक रही क्या? अरे सालों से मैं ही तो ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब नई बहू होने के नाते तुम्हारी बारी है। इसके बाद सभी नाश्ते की मेज पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कामचोर बहू किचन में कुड़कुड़ाती हुई बोलती है। ये ज्वाइंट फैमिली की बहू बनने में यही परेशानी है, सभी के मुंह का स्वाद टुकड़ों में बटा होता है। किसी को मीठी चाय चाहिए, किसी को फीकी, तो किसी को कॉफी। देखो कैसे भूखे नंगे की तरह किचन की ओर ही नजर जमाए हैं। इन्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद बहू सभी को चाय देती है। अरे कीर्ति, ये कैसी चीनी कम वाली चाय बनाई है तुमने? ज्योत्सना ने तुम्हें नहीं बताया था क्या? अरे बहू,
ये कैसा फेरबदल कर दिया तूने। जतिन के चाय में चीनी कम है और मेरी चाय चाशनी जैसी है, और वो भी इतनी कम। कामचोर बहू अपने चाल में कामयाब हो जाती है और उसे बोलने का बहाना मिल जाता है। मैं बताती हूँ माँ, जरूर भाभी ने मुझसे जल भुनकर कम चाय बनाई होगी ताकि मुझे ना मिले। मैंने जानबूझकर क्वांटिटी थोड़ी कम किया है। एक तो इस बारात घर के लिए बाल्टी भरकर चाय बनाना, अब कप इधर उधर हो गया तो मैं क्या करूँ। माँ जी, मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। इसके बाद बहानेबाज बहू कमरे में चली जाती है और बेचारा पति परिवार वालों के बीच पिसकर रह जाता है। अरे साले साहब, ये कैसी लड़की से इश्क लड़ा लिया जो किसी काम की ही नहीं। हाँ जीजा जी सही कह रहे हैं, जो हमारे जॉइंट फैमिली के लिए एक ढंग की चाय भी नहीं बना सकती, वो बहू की बाकी जिम्मेदारियां क्या खाक निभाएगी। अरे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो सब। किसी की परेशानी को काम चोरी का नाम देना अच्छा नहीं। एक तो बेचारी बहू शादी ब्याह की भाग दौड़ में अस्त व्यस्त थी, थक गई होगी। नीलिमा, जा खाना बनाने में बड़ी बहू का हाथ बटा ले, मैं शाम के लिए साग की छटाई कर देती हूँ। जहाँ एक और घर की बाकी औरत कामों में लगी होती है, वहीं कमरे में बैठी कामचोर बहू रील बनाने में मगन होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, सासू सारा काम करे, बहू रानी खाए मिठाई। आहा। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ बहू की बीमार रहने की तारीख भी बढ़ती है। धीरे धीरे बहू की बहानेबाजी फीकी पड़ने लगती है। माँ, आपकी आंखों पर पट्टी चढ़ गई है क्या, जो आपको नई भाभी की काम चोरी नजर नहीं आती। सारा दिन महारानी के जैसे कमरे में पसरी हुई पका पकाया खाना खाती है और इंस्टा पर रील बनाती है। नीलिमा की बात सुनकर सास का पारा बढ़ जाता है और ससुराल के सभी सदस्यों में कानाफूसी होती है। अगली सुबह, ये आज ससुराल में इतनी शांति क्यों छाई है, देखना पड़ेगा। बहू कमरे से बाहर आती है, जहाँ सास शॉल ओढ़े बैठी होती है। क्या बात है सासू माँ, अब तक मेरे जॉइंट ससुराल में कोई जागा नहीं। अरे बहू क्या बताओ, लगता है इस परिवार वालों पर तेरा परछावा पड़ गया है, सभी बीमार पड़े हैं। ये सुनकर अब तक जो चाय का इंतजार कर रही थी, वो कामचोर बहू अपने लिए खुद ही खाना बनाने के लिए किचन में कदम रखती है। तभी सास बोलती है, अरे बहू, जो भी बना रही है सभी के लिए बना लेना, क्योंकि एक तेरी ही तबीयत हरी भरी है। बेचारी कामचोर बहू करती भी तो क्या, सास की बात मानकर पूरे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। दिन बीतते हैं, फिर एक दिन। माँ जी, बस मुझसे ये खाना पीना अकेले नहीं बनेगा। अरे ऐसी भी कौन सी बीमारी ने घेर लिया है सभी को, जो जा ही नहीं रही। क्या बहू, तूने भी तो बीमारी का बहाना बनाकर ऐसे ही पलंग तोड़ने की परंपरा निभाई थी, इसीलिए तेरे जॉइंट ससुराल वालों ने तुझे जोड़ का तोड़ देने के लिए बीमारी का बहाना बनाया, ताकि तुझे सबक मिले। पूरे परिवार वालों के सामने बहू के कामचोरी की पोल खुल जाती है। बहू की बोलती बंद हो जाती है, साथ ही उसका सर ससुराल वालों के सामने शर्म से झुक जाता है। जिसके बाद बहू अपने कामचोर बर्ताव में बदलाव लाकर कामकाजी बहू बन जाती है, जिसके साथ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। डेजी और जेसिका बचपन से सहेलियां हैं। दोनों की गहरी दोस्ती इस बात से ही जाहिर होती है कि दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद दोनों ने सेम कॉलेज और सेम सब्जेक्ट के साथ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां दोनों राम लखन से दिल लगी कर बैठी। राम, तुमने अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात की? राम झिझकते हुए बोलता है। सॉरी जेसिका, वो मैं माँ से बात करने ही वाला था, मगर मेरे दिमाग से उतर गया। राम, यू आर टू मच। ना तो तुम अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात कर रहे हो, ना मेरे डैडी से मुलाकात करते हो। जैसे ही जेसिका की जुबान रुकती है, डेजी कहती है, ओ राम जी, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, सुध बुध बिसराई, मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। सॉरी, पॉइंट पर आने के लिए गाने का सहारा लेना पड़ा। जरा सोचिए, अगर दोनों सहेलियों की शादी कहीं और हो गई तो आप दोनों को कितना जोर का झटका लगेगा। और जहाँ प्यार ना हो, वैसी शादी उम्र कैद की सजा से बनकर रह जाती है और सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काटना पड़ता है।
ये सुनकर बेचारे दोनों भाई के दिल और दिमाग दोनों में हलचल मच जाती है, जिसके बाद वह बिना देरी किए जेसिका और डेजी से शहर के मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों सहेलियां बन जाती हैं, देवरानी और जेठानी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई। अगर पहले पता होता कि आप और देवर जी हमें खोने के ख्याल से इतना डरते हो तो इतनी देरी नहीं होती। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जेसिका, हमने शादी तो कर ली, अब तुम्हें हमारे घर वालों से मिलना है। तो ले चलो हमें हमारे ससुराल वालों से मिलवाने। फिर क्या था, दोनों देवरानी जेठानी अपने साजन के साथ चल पड़ती हैं ससुराल। तकरीबन 23 घंटों के बाद ट्रेन छपरा स्टेशन पर रुकती है। ओह गॉड, लखन, ये तुम हमें कहाँ ले आए? एक तो इस स्टेशन का नाम इतना अटपटा सा है, छपरी लोग भरे हुए हैं इस सो कॉल्ड छपरा स्टेशन पर। बस ऐसा समझ लो कि इस स्टेशन से ही तुम दोनों देवरानी जेठानी का ससुराल शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद सभी ससुराल पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर खड़ी दुलारी को देखकर राम कहता है, ये रहा तुम्हारा ससुराल और सामने खड़ी है तुम्हारी सास। अरे देखो तो दुलारी, तुम्हारे दोनों अनमोल रतन गांव आई गए। जहां परिवार को देखते ही राम लखन का चेहरा खुशी से खिल जाता है, वहीं देवरानी जेठानी को जैसे सदमा लग जाता है और वह फुसफुसाती हुई बोलती है, ओह गॉड, जेठानी जी, हमारे ससुराल वाले तो शुद्ध देसी देहाती निकले। इनकी ये गवारों वाली भाषा तो मेरे सर से होकर गुजर रही है। अब कर भी क्या सकते हैं डेजी, हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हमने तो इन राम लखन को लल्लन टॉप समझकर शादी की, सोचा नहीं था कि ये लल्लू राम निकलेंगे। अरे बहू, दूर क्यों खड़ी हो? अपने ससुराल वालों को देखकर खुश नहीं हुई क्या? नहीं सासू माँ, वो सफर काफी लंबा था ना, इसलिए थोड़ी थकावट हो गई है। सास देवरानी जेठानी को ससुराल के सभी सदस्य से मिलवाती है, जिसमें ससुर हजारी प्रसाद, दादी सास उमावती और नंद निमकी से मिलवाती है। जैसे तैसे दोनों जेठानी देवरानी का दिन ससुराल में शुरू होता है। बहू, ये ले खेत की मिट्टी लाई हूँ, इसे चूल्हा लीप देना, तभी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाना। क्या इस घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है? जबकि जमाना इतना आगे बढ़ गया है। अरे आजकल तो गरीब से गरीब घर में एलपीजी गैस चूल्हा मिल गया है। या तो आप पैसे खर्च करने से कतराते हैं, या शायद हमारे गवार ससुराल वाले गांव से बाहर ही नहीं निकले। रहने दीजिए जेठानी जी, क्योंकि हम बहुओं का सासू जी को समझना सर में दीवार मारने के बराबर है। अगर हमारे ससुराल समझदार होता तो घर का नजारा ऐसा होता। यहाँ ना सोने के लिए पलंग है, ना ठंडे पानी के लिए एक फ्रिज, और ना घर में आने जाने वाले मेहमानों की खातिर कुर्सी है। इसलिए तो जो भी आता है चटाई पर ही पसर जाता है। बहुओं के ताने बाने सुनकर बेचारी सीधी साधी सास जाकर ससुर और अपने दोनों बेटों को सारी बात बताती है। तभी उमावती कहती है, अरे हमके तो पहले से ही बुझात रहे कि दोनों शहरी देवरानी जेठानी हमारे हंसते खेलते घर संसार में जरूर जहर घोल दी। अम्मा तुम ना बेमतलब तिल का तार न बनाओ। राम लखन तुम दोनों बहुओं के लिए पलंग खरीद लाओ, काहे कि दोनों शहर में पली बड़ी हैं। जी पिताजी। ससुरा के समझाए अनुसार दोनों देवरानी जेठानी के पति उनके लिए 2 पलंग खरीद ले आते हैं, जिसे देखकर देवरानी तानेबाजी की तान छेड़ते हुए कहती है, थैंक गॉड, कम से कम हमारे गवार ससुराल में फाइनली ढंग का एक फर्नीचर तो आया। शायद हमारे गवार ससुराल वाले के भेजे में भरा भूसा थोड़ा घर कर गया है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर दोनों बहुएं अक्सर अपने गवार ससुराल वालों पर बड़बड़ाती रहती। एक दोपहर दोनों देवरानी जेठानी कमरे में बैठी बातें कर रही थी। तभी ननद निमकी दरवाजे पर खड़ी बोलती है, एक्सक्यूज मी भाभी, मैं आई अंदर ढूकिंग? नंद की टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से हंसती हुई उसकी हंसी उड़ाने लगती हैं। वाह, हमारी अक्लमंद ननद, आज तुमने भी अपनी जुबान से गवारों वाले ज्ञान की झलक दिखला ही दी। जरा एक बात तो बताना, तुमने स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ाई की थी? अरे नहीं डेजी, जब ऊपर वाला ज्ञान बांट रहा था तब हमारी ननद और हमारे शुद्ध देसी ससुराल वाले साथ मिलकर गधा चला रहे थे, इसलिए गवार रह गए।
शहर से आई अपनी भाभी के मुंह से ऐसा सुनकर ननद की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से चली जाती है। समय बीतता है और गुजरते दिनों के साथ दोनों देवरानी जेठानी की जुबान से ससुराल वालों को गवार बोलने का बोलबाला बेतहाशा बढ़ जाता है, जिसे देखकर ससुराल के सभी सदस्य उनसे कटे कटे रहने लगते हैं। जेठानी जी, ये हमारे गवार ससुराल तो आजकल हुआ क्या है? कुछ दिनों से इनकी गवारपंथी देखी नहीं। शायद हमारे गवार ससुराल वाले सुधर गए हैं, तभी तो उनकी बेफजूल की किचकिच बंद हो गई है। दोनों ऐसा बोल ही रही होती हैं, तभी उनके पति बोलते हैं, जेसिका जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हें गांव घुमा कर लाता हूँ। इस गांव में घूमने जैसा रखा ही क्या है? राम, हमारे गवार ससुराल वालों की अजीबोगरीब हरकत क्या कम है? मगर जेठानी जी, हमें कौन सा टैक्स भरना है? वैसे भी इस छप्पर चढ़ी छत के नीचे रहकर अपने गवार ससुराल वालों के संग रहकर मैं बोर हो गई हूँ। चलते हैं ना। दोनों देवरानी जेठानी झटपट से अपने पतियों के साथ गांव की सैर सपाटे के लिए निकल जाती हैं, जहां राम और लखन उन्हें नदी पोखर दिखाते हैं, जहां औरतें झुंड में कपड़े धोते हुए बातें कर रही थी। जिसके बाद वह उन्हें खेत खलिहानों में काम करते हुए किसानों को दिखाते हैं और ये सब देखकर वह चिढ़ते हुए नाक चढ़ाकर कहती हैं, छी, ये गवार लोग कैसे मिट्टी में सने हुए हैं। लखन, तुम खड़े क्या हो? मुझे घर लेकर चलो। डेजी, जरा उन किसानों पर गौर करो जिनका शरीर मिट्टी में सना हुआ है, फिर भी उनके चेहरे पर चमक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ मेहनत में मगन है। उस पोखर पर देखो, उनके घर आंगन में हैंडपंप नहीं, इसलिए उनकी जरूरत पोखर से जुड़ी है। फिर भी उनके माथे पर उसे पाने की ललक नहीं, बल्कि चेहरे पर खुशी की लाली झलक रही है। मगर शायद ये तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये गवार है, मगर हमारे लिए ये गांव परिवार है। शायद लखन की बात तुम्हारी समझ आ गई हो। गांव के लोग जुबान के साफ होते हैं, इसलिए जो भी आता है बोल देते हैं, मगर उनके मन में मैल नहीं होता, ना ही वो शहरी लोगों की तरह दोहरा दिखावा करते हैं। दोनों भाइयों की फटकार देवरानी जेठानी के जुबान पर चुप्पी जड़ जाती है। फिर घर पर, कैसा लगा मेरी बहुओं को गांव? आप सभी हमारे कहे सुनने के लिए माफ कर दीजिए। हमने घर में ऐशो आराम की चीजों के घटी देखकर आपको गवार शब्द के तराजू में तोला। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ उसे सपना जानकर भुला दो। बस एक बात याद रखना, किसी भी इंसान को शहर, गांव या भाषा भाव के कारण फिर कभी गवार मत कहना, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अधूरा बनाया है। कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है। उस रोज के बाद से दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल वालों के साथ मेल मिलाप के साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं।